तो आज का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारा रहेगा चैप्टर 18। चैप्टर का नाम होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो देखिए, अभी तक हमने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा। रेस्पिरेशन में ये मालूम था कि एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स एल्वियोलाई तक आएगी, यहाँ से फिर ऑक्सीजन बॉडी के पास जाना है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स के पास आना है। ठीक इसी तरह जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो फूड हमारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब जब होगा तो यहाँ से लीवर से होता हुआ पूरे बॉडी को सर्कुलेट होता है फूड, और फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है सेल के अंदर तो कुछ वेस्टेज बनते हैं, वो किडनी के पास ट्रांसफर होते हैं ताकि उनका एक्सक्रीशन किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में लगातार एक जगह से दूसरी जगह कुछ मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट करने का काम, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाला जो काम होता है वो हमारा बॉडी फ्लूइड करता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स में एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है, जिसमें हम बात करेंगे क्या क्या शामिल होगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे पहले एक पावरफुल एक ऑर्गन है जिसका नाम हार्ट होगा। ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। इसके बाद कुछ ब्लड वेसल्स होंगी जिनके अंदर ये आपका फ्लो हो रहा है ब्लड, और तीसरा यहाँ पे मेन रहेगा ब्लड। तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्लड वेसल्स से होता हुआ ब्लड को पंप करता रहता है और ये लगातार पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? जब ब्लड किसी ऑर्गन के अंदर जाता है, किसी ऑर्गन के अंदर मान लीजिए ब्लड गया, तो ये फाइन एकदम कैपिलरी में डिवाइड होता है। यहाँ पे जो कुछ सेल हैं इस ऑर्गन की, इनको डायरेक्ट ब्लड कुछ मटेरियल डिलीवर नहीं कर पाता है। तो ऑर्गन में जाने के बाद क्या होता है कि इस ब्लड कैपिलरी से कुछ वाटरी लिक्विड सीपेज होकर इस टिश्यू की सेल के बीच में आता रहता है। इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। और ये फ्लूइड जो है ब्लड कैपिलरी से दूर जो सेल हैं उनके लिए ऑक्सीजन, उनके लिए फूड, ये सब सप्लाई करता है। तो इस तरह से हम इसको भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल जस्ट इंट्रोडक्शन था कि ना केवल ब्लड बल्कि लिम्फ भी कहीं ना कहीं मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और हमारी हर लिविंग सेल को आसानी से सामान मिलता रहता है और ये अपना वेस्टेज भी आसानी से डिलीवर करते रहते हैं। तो पूरा सिस्टम समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा ब्लड कैसा होता है, ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। हम बात करेंगे हार्ट कैसा होता है, कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन समझने वाला चैप्टर है। तो एक एक करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे काम करता है इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा ब्लड। तो देखिए, इतना तो आपने ऑलरेडी पढ़ा था एनिमल टिश्यू में कि ब्लड अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल, डिफरेंट टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है। और हमने ये भी पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू में कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर एक मैट्रिक्स पाई जाती है,
और मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट सेल डिस्ट्रीब्यूटेड पाई जाती हैं, बिखरी हुई पाई जाती हैं। तो चूंकि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है तो यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स होता है, एक मीडियम होता है। ये मान लीजिए एक मीडियम है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल बिखरी हुई पाई जाती हैं। ये सेल मैंने यहाँ पे बना दी। इस तरह से ये कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर पाया जाता है, चाहे वो कोई भी है। अगर ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया, अगर ये मैट्रिक्स मान लीजिए सॉलिड है तो ये बोन हो सकता है, तब ये सेल आपके बोन सेल कहलाएंगे। लेकिन यहाँ ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है, लिक्विड में होता है। और इस फ्लूइड को, इस लिक्विड को, इस मीडियम को हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल यहाँ बिखरी हुई पाई जाती हैं, जब हम इन सेल को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो एक्चुअली इस प्लाज्मा में 3 तरह की सेल देखने को मिलती हैं। 3 टाइप ऑफ सेल फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लाज्मा and the whole composition of this connective tissue, it means 3 type of cell plus plasma। अगर हम इनको आपस में कंबाइंड अगर इनको कर दें, इनको आपस में जोड़ दें, तो फिर हमारा बनता है ब्लड। इसका मतलब ब्लड क्या है? ब्लड अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा के अंदर 3 अलग अलग टाइप की सेल बिखरी हुई पाई जाती हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, इतना तो सिंपल है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। तो ये तो एक बेसिक बात हो गई क्लास 9th लेवल पे। अगर 3 टाइप ऑफ सेल की आप बात करते हैं तो आप बोलते सर एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है और एक प्लेटलेट्स होती है। हाँ, एक प्लेटलेट्स होती है। तो ये वाली जो बात है ये हो गई आपकी जूनियर लेवल पे। अब थोड़ा आप बायोलॉजी पढ़ रहे, क्लास 11th में आ गए, हमको थोड़ा बायोलॉजी शब्द यूज करना है। तो यहाँ प्लाज्मा को तो अभी भी हम प्लाज्मा ही कहने वाले हैं। एक्चुअली अब हम देख रहे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। हम बात कर रहे ब्लड में क्या क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में होता है प्लाज्मा। हम प्लाज्मा को समझेंगे क्या होता है। दूसरा हम बात करेंगे ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, जो 3 तरह की सेल है, इनको हम बोल देते हैं कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट। एक्चुअली कुछ सॉलिड एलिमेंट है जो इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट में वाकई में देखा जाए तो क्या मिलता है? 3 तरह की सेल मिलती है। फर्स्ट जिसे आप आरबीसी बोलते हैं, सेकंड जिसे आप डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, थर्ड जिसे आप प्लेटलेट्स बोलते हैं। 3 तरह की सेल यहां पर देखने को पाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका 9th लेवल पे, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आरबीसी को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं वो नाम 11th में याद होना चाहिए। आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। ये नाम याद करना है आप। हाँ, एक्चुअली ब्लड में जो आरबीसी सेल होती है, रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती है, उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और हमारा जो प्लेटलेट्स है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। हाँ, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तीनों अलग अलग टाइप की जो सेल है, ये हमारे ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट बनाती हैं। एक्चुअली प्लाज्मा तो लिक्विड है और बाकी इसमें जो कुछ भी है ये क्या है? ये अलग अलग टाइप की सेल है। तो ये हमारा ब्लड का ओवरऑल एक कंपोजिशन बनता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इरिथ्रोसाइट की संख्या कितनी होती है, ल्यूकोसाइट कितना होता है, थ्रोम्बोसाइट कितना होता है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, बस यही हमको जानना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक सेल को।
मुझे लग रहा है कि आसानी से आप इसको समझ जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्यों ना हम प्लाज्मा को पहले फिनिश करें। प्लाज्मा क्या होता है, ये जो वाटरी कंटेंट है इसमें क्या होता है। इससे पहले एक चीज और थोड़ा सा याद कर लीजिए, हमारे अगर ब्लड का ये पूरा हम दो कंपोनेंट बना रहे, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, तो ये ब्लड का लगभग होता है 55% और ये होता है आपका लगभग 45%। ये आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है, सिंपल है, पानी पानी सा ज्यादा होता है बजाय इन सॉलिड सेल के। तो ये थोड़ा सा एक परसेंटेज भी दिमाग में डाल लेना है। प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे 45% होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे कम कौन होगा, किसका काम क्या होगा, किसकी शेप कैसी होगी, कौन ज्यादा दिन जीवित रहेगा, कौन क्या करेगा, ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर याद रखने वाली होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इतना तो क्लियर हो गया कि ये एक लिक्विड है, फ्लूइड के रूप में पाया जाता है। हाँ, फ्लूइड के रूप में पाया जाता है। और इसमें अगर हम देखें प्लाज्मा में ही केवल अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में लगभग 90 से लेके 92% तो पानी ही होता है। वो जो वाटरी कंटेंट है जो प्लाज्मा बना रहा है उसमें 90 से लेके 92% तो पानी ही होता है। पानी के अलावा और क्या होता है, पानी के अलावा इसमें पानी में घुली रहती हैं प्रोटीन, एक्चुअली डिजॉल्व्ड प्रोटीन होती है, इसी पानी में घुली हुई पाई जाती हैं। डिजॉल्व्ड प्रोटीन आप बात कर सकते हैं। प्रोटीन के अलावा और क्या रहेगा, प्रोटीन के अलावा इसमें फूड रहेगा, कुछ इसमें मिनरल्स भी रहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जब ब्लड हमारे बॉडी में घूमता है, हमको गर्मियों में पसीना आता है, तो ब्लड से ही तो पानी सा निकल के पसीने के रूप में आता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स उसमें मौजूद होते हैं। तो ये कंपोजिशन होता है। प्रोटीन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन ज्यादा नहीं है, लगभग 6 से 8% प्रोटीन होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है। और बचा कुचा उसमें कुछ फूड और मिनरल्स होता है जिसका लेवल अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। कई बार फूड जैसे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके आया तो फूड उसमें ज्यादा होगा, अगर वो डिलीवर करके आ गया फूड तो उसमें फूड कम होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये थोड़ा दो का परसेंटेज याद रख लीजिए, वाटर 90 से 92% और प्रोटीन 6 to 8%। यहाँ पर जो ब्लड का प्लाज्मा है इसमें प्रोटीन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन हमेशा पाई जाती है ब्लड के प्लाज्मा में। खास तौर पे यहाँ 3 तरह की प्रोटीन होती हैं जिनके नाम आपको याद रखना है। पानी है ये तो कोई याद रखने की बात ही नहीं है, 90 से 92% पानी होता है प्लाज्मा में। प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं इनको खास तौर पे याद रखना है। पहली प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। बताऊंगा ये फाइब्रिनोजन आएगा आगे चलकर जब हम ब्लड की क्लॉटिंग पढ़ेंगे। फाइब्रिनोजन एक्चुअली इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जब हमारा कोई चोट लग जाता है, बॉडी से ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो थोड़ी देर बाद वहां क्लॉट बन जाता है और ब्लड का बहना रुक जाता है। तो उस वक्त ये प्रोटीन हेल्प करती है। ये प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ब्लड की क्लॉटिंग में इसका रोल होता है। दूसरा जो प्रोटीन यहां पर पाया जाता है वो होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आपने पढ़ा होगा, जब कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी में अंदर आ जाता है तो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन होती है, वो भी स्पेशल। तो ये ग्लोब्यूलिन एक्चुअली एंटीबॉडी बनाने का काम करवाता है, एंटीबॉडी बनाता है, या हम कहें डिफेंस मैकेनिज्म में इसका रोल होता है, डिफेंस करता है पैथोजन से। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ये भी प्लाज्मा में घुली हुई पाई जाती है। और जो थर्ड एक प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं एल्बुमिन।
एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करती है? ऑस्मोलेरिटी मेंटेन करती है हमारे ब्लड की। ऑस्मोलेरिटी मतलब आपका ब्लड कितना गाढ़ा करना है कि कितना पतला करना है, इसको ये एल्बुमिन कंट्रोल करेगी। एल्बुमिन अगर पूरा डिजॉल्व हो जाएगी प्लाज्मा में तो ब्लड आपका एकदम पतला हो जाएगा, और वो डिजॉल्व होने की बजाय धीरे धीरे थोड़ा सा सेमी सॉलिड होना शुरू हो जाएगी तो ब्लड आपका गाढ़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं ब्लड का जो फ्लो होना है, अगर ब्लड का फ्लो देखिए प्रभावित होगा, अगर वो ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, गाढ़ा हो गया तो धीरे धीरे फ्लो करेगा ब्लड, और अगर वो पतला हो गया तो जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। तो ना तो हमको ब्लड बहुत कंसंट्रेट चाहिए ना बहुत डाइल्यूट चाहिए, तो ये एल्बुमिन या तो डिजॉल्व होती जाएगी या फिर वो डाइल्यूट होती चली जाएगी। अगर डिजॉल्व हो गई तो आपका ब्लड एकदम पतला हो जाएगा, ये सॉलिड होने शुरू हो गई तो ब्लड आपका गाढ़ा हो जाएगा। तो कितना जरूरत है हमारे बॉडी के ब्लड की कंसंट्रेशन, उसको ये मेंटेन कर लेता है एल्बुमिन प्रोटीन। तो ये तीनों प्रोटीन के फंक्शन और इनके नाम आपको याद रखना है जो ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अब ब्लड के प्लाज्मा में से अगर इस प्लाज्मा में मौजूद है प्रोटीन, अगर इन प्रोटीन में से ये ब्लड की क्लॉटिंग वाली प्रोटीन आप रिमूव कर दें, क्लॉटिंग वाली, अगर इस प्लाज्मा में से आपने क्या रिमूव कर दिया, ब्लड की क्लॉटिंग वाली प्रोटीन, तो वो प्लाज्मा कभी जमेगा नहीं, क्लॉट नहीं बनाएगा। अगर आपको ब्लड स्टोरेज करना है तो ब्लड के जो उसमें प्लाज्मा है वो क्लॉट करना शुरू कर देगा, उसमें प्रोटीन मौजूद है। तो अगर उन प्रोटीन को हम निकाल दें तो वही ब्लड का प्लाज्मा आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन देन इट विल बी नॉन एज सीरम। फिर इसको हम क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। तो जो एंटी टिटनस सीरम हम यूज करते हैं, जिसमें हम एक तरह से आर्टिफिशियल इम्यूनिटी लेते हैं, आपने सुना होगा एटीएस, जब आपको लोहे से चोट लगती है तो एंटी टिटनस सीरम लगाते हैं। तो सीरम क्या होता है? एक्चुअली एक प्लाज्मा हम लोग हमारे बॉडी में लगाते हैं और उस प्लाज्मा में मौजूद होती हैं एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी मिल जाए। तो सीरम के अंदर केवल क्या नहीं होता? क्लॉटिंग करने वाली प्रोटीन नहीं होती, बाकी और सब कुछ होता है। जो भी फैक्टर, जो क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार हैं वो सब आपको हटाने पड़ेंगे, तब वो सीरम बन पाएगा। तो कोई खास ऐसा नहीं है, एक नंबर के लिए कभी पूछा जा सकता है सीरम क्या होता है, ये हो। अब देखते हैं फूड में क्या क्या होगा। मान लीजिए ब्लड में फूड एब्जॉर्ब करके लाया है तो ग्लूकोज हो सकता है, वहां अमीनो एसिड हो सकती है, अमीनो एसिड हो सकती है, वहां फैटी एसिड हो सकते हैं, वहां ग्लिसरॉल हो सकता है, ये सब हो सकता है। क्योंकि फूड भी तो ब्लड में ही आएगा और ब्लड का प्लाज्मा ही उसको ट्रांसफर करता है, तो प्लाज्मा में घुल के ही तो आएंगे, तो ये भी चीज मौजूद हो सकती है। अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे तो देखिए हमने देखा था जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था वहां NaCl होता है जो आयोनिक फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो कुल मिला के मिनरल्स के रूप में Na आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम ब्लड की क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा, मैग्नीशियम आयन भी होता है, और HCO3 ये भी घूमता रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ट्रांसफर हो रही है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस एंड मिनरल्स आर आल्सो फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा। रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे ही दिमाग में आ जाते हैं, Na भी मिलेगा, Cl मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। हम जब हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां आपके पैराथ हार्मोन पढ़ते हैं, कोलिप हार्मोन, TCH, थायरोकैल्सिटोनिन पढ़ते हैं, तो वहां पर ये मालूम रहता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कितना है। हम बार बार बात करते हैं ब्लड में कैल्शियम का लेवल ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम तो होता ही है ना, इसलिए आपको कैल्शियम भी याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा जनरल था जो मैंने आपको बताया कि ब्लड के प्लाज्मा में क्या क्या होता है। अब हम सीधा बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट पे, वहां आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पे बात करते हैं। तो अब यहां आरबीसी कहने की बजाय अगर हम एरिथ्रोसाइट बोले तो कैसा रहेगा?
हम उसको क्या बोले, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट क्या है, आरबीसी। कहाँ बनती है, हमारी बोन मैरो के अंदर बनती है। बोन मैरो सर कहाँ होती है, देखिए मान लीजिए आपके बॉडी में कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, हाँ ये बड़ी बड़ी हड्डियां हैं। अब ये भी तो एक लिविंग टिश्यू है ना, हड्डी कोई ऐसा थोड़ी है कि डेड पार्ट है, कोई लोहे की रॉड थोड़ी है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें भी कैल्शियम फास्फोरस का बना ये मैट्रिक्स पाया जा रहा है, इसमें भी ये पूरा मैट्रिक्स पाया जा रहा है। और इसमें भी ये ऑस्टियोसाइट सेल होती है, सेल 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 बिखरी पड़ी रहती है। जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसे बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये आपका है। अब जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके अंदर बीच में यहाँ कुछ स्पेस कैविटी जैसा पाया जाता है, इस तरह से, इसको हम बोन मैरो बोलते हैं। अब इसमें ब्लड की सप्लाई हो रही है आपके बोन के अंदर भी, बोन के अंदर भी ब्लड की सप्लाई होती है, ध्यान देना। और यहाँ ये जो एक कैविटी बड़ी बड़ी हड्डियों में जो स्पेस पाया जाता है, यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल होती हैं जो डिवीजन करके ब्लड सेल बनाती हैं। तो ये बोन मैरो के अंदर कुछ स्पेशल सेल हैं, ये डिवाइड होती रहती है, नई नई सेल बनती रहती हैं, ब्लड इनमें आता है, ब्लड में वो सेल मिक्स होके जाती रहती हैं। तो यहाँ पर वो सेल पाई जाती हैं जो लगभग हर टाइप के ब्लड की सेल को बनाती हैं। यही है बोन मैरो। आपके जो फीमर बोन है, कमर वाली, जो कमर के और घुटने के बीच में जो हड्डी है वो काफ़ी बड़ी होती है, वहाँ बहुत ब्लड बनता रहता है। तो ऐसे ही हमारे जो भी बॉडी में बड़ी बड़ी सेल हैं वहाँ सब जगह ये बोन मैरो पाया जाता है और हमारी सेल बनती रहती है, ठीक है ना। तो ये बोन मैरो के अंदर बनती है। आरबीसी को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बाइकॉनकेव दिखती है। बाइकॉनकेव बोले तो इस तरह से और इस तरह से दिखती है। और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता ह्यूमन बींग्स के इसमें, और इसमें हीमोग्लोबिन भरा पड़ा रहता है, पूरा मेम्ब्रेन पे भी हीमोग्लोबिन है और ये है, हा? ये आपका इस तरह से होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, ध्यान देना, खासतौर पे ह्यूमन बींग्स में। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस शुरू में होता है, बाद में वो ख़त्म हो जाता है। और केवल एक कैमल की बात अगर हम करें तो कैमल एक ऐसा मेमिलिया है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, इसलिए ये थोड़ा एक एक्सेप्शन है। कैमल एक और होता है, कुछ दिमाग में नाम याद नहीं आ रहा है। कैमल एक ऐसा मैमल है जिसके आरबीसी में, एक्चुअली इरिथ्रोसाइट के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बाइकॉनकेव इसका शेप हो गया, लेक ऑफ न्यूक्लियस हो गया, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मेनली ये करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इसका मेन फंक्शन है। इसकी लाइफ जब ये बोन मैरो से बन के आती है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनसाइड द बोन मैरो, फॉर्मेशन होता है इनसाइड बोन मैरो। बोन मैरो की सेल डिवाइड करके आरबीसी बनाती रहती हैं। ये बिना न्यूक्लियस के भी 120 डेज तक इसकी लाइफ होती है आरबीसी की, लगभग 120 दिन ये जीवित रहेगी, उसके बाद ये मर जाती है। नई नई आरबीसी बनती रहती हैं, पुरानी आरबीसी मरती रहती हैं, लगातार बहुत सारी आरबीसी डेली मरती हैं और डेली बनती भी रहती हैं। मरने के बाद ये कहाँ जाएंगी, जब वो मरी हुई सेल आपके घूमती हैं बॉडी में, तो वहाँ एक ऑर्गन है स्टोमक के नीचे, स्प्लीन। स्प्लीन इनको छानकर मरी हुई सेल को रिमूव करता रहता है और डेड सेल को रिमूव करता है, इसलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी जब मर जाती है तो मरी हुई आरबीसी को छानकर उनको रिमूव करने का काम करता है स्प्लीन। हाँ, तो ग्रेवयार्ड का मतलब होता है शमशान घाट या कब्रगाह। तो जब आरबीसी घूम रही है, उनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर उनको ठिकाने लगा दिया जाता है, तो एक ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है स्प्लीन, ये भी आपको याद रखना है। अब ब्लड में जो 45% टोटल फॉर्म्ड एलिमेंट हैं,
टोटल फॉर्म्ड एलिमेंट कितना है 45%। उनमें सबसे ज्यादा इरिथ्रोसाइट या आरबीसी ही होती हैं, सबसे ज्यादा। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इसके लिए हमको एक फिक्स वॉल्यूम लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा वॉल्यूम है आपका 1 mm लंबा, 1 mm चौड़ा और 1 mm ऊंचा। अगर आप एक इस तरह का 1 mm क्यूब आप लेते हैं, 1 mm क्यूब का एक बॉक्स लेते हैं, इसमें जितना भी ब्लड आएगा, इसमें इस वॉल्यूम में जितना भी ब्लड आएगा 1 mm क्यूब, जब उसके अंदर हम आरबीसी काउंट करेंगे 1 mm क्यूब के अंदर इस ब्लड में कितनी आरबीसी है, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा आती है। आरबीसी एक्चुअली वाकई में बहुत ज्यादा होती है। इनकी संख्या आती है लगभग 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ये आपको याद रखना, बहुत ज्यादा ये संख्या है, कम नहीं है। और चूंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है इसलिए रेड कलर की होती है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण रेड कलर होता है। इसीलिए चूंकि इनकी संख्या रेड कलर सेल की बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हमको पूरा ब्लड लगभग लाल ही दिखाई देता है। हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ आरबीसी सेल एंड ईच आरबीसी हैव हीमोग्लोबिन, सो इट लुक्स लाइक इन रेड कलर। अब बात ये आती है कि ठीक है, आरबीसी की संख्या 5.5 मिलियन हमको याद हो जाएगी। अब ये बताओ कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो इसके लिए हमको 100 ml ब्लड लेना पड़ेगा। अगर 100 ml ब्लड में हम बात करें तो नंबर ऑफ आरबीसी तो बहुत ज्यादा हो गई। जब 1 mm क्यूब में इतनी है तो 100 ml में तो कितनी आरबीसी होंगी। और सब आरबीसी के अगर हीमोग्लोबिन को निकाला जाए तो ये आता है आपका 12 से 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड में। ध्यान देना, यहां 100 ml ब्लड है। इसको भी मेजरमेंट करने का लेबोरेटरी में तरीका होता है। डॉक्टर आपको बताते हैं आपका हीमोग्लोबिन तो 9 के नीचे जा रहा है, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। जब हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस बीमारी को बोलते हैं एनीमिया। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, एनीमिया, मतलब ब्लड की कमी। आपको आयरन रिच फूड लेना पड़ेगा, आपको हिल स्टेशन पे जाना पड़ेगा, ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में आपको जाना पड़ेगा, तब आपका हीमोग्लोबिन फिर से बढ़ जाएगा। तो ये एनीमिया बीमारी कहलाती है हीमोग्लोबिन। जनरली ये देखा जाता है एक हेल्दी मेल और हेल्दी फीमेल, अगर दोनों हेल्दी हैं फिर भी फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है बजाय मेल के। थोड़ा दोनों ही हेल्दी हैं, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो मेल की बजाय फीमेल में हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। और एक मैदान में रहने वाले लोगों की बजाय जो पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं वहां हीमोग्लोबिन और भी ज्यादा पाया जाता है। पहाड़ी लोगों में ये थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, ऊंचाई पे रहने से बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमको हीमोग्लोबिन से रिलेटेड याद रखना चाहिए। 120 डेज इनका लाइफ स्पान होता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन कहलाता है, ये मरी हुई सेल को हटाता रहता है। बोन मैरो से नई नई आरबीसी लगातार आती रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट सेल।